सभी को नमस्कार। वर्ष 2025 आज 10 तारीख है। 10 दिन आपके चले गए हैं। आप लोगों ने क्या किया है ये आप जानते हैं। इस वर्ष की थीम है हमारी कि मैं अपने बेस्ट वर्जन से मिलना चाहता हूँ। मैं अपना बेहद उन्नत संस्करण बनना चाहता हूँ। ये वर्ष 2025 की हमारी एक सुंदर सी थीम है और वो इसलिए रखी गई है कि आप सब लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो शायद अपना बहुत बेस्ट दें। प्रयास ये रहेगा कि इस वर्ष को हम अपने जीवन का सबसे बदलाव का वर्ष, ट्रांसफॉर्मिंग ईयर इस वर्ष बना के रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन रिट 2025 के लिए बड़ा सवाल था आप लोगों की तरफ से कि सर साइकोलॉजी सीडीपी को कैसे तैयार करें, क्योंकि रिट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है। इसके 30% यदि आप 25-26 तक भी पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता 70 से 80% नंबर बनाने से। पिछली वर्ष की जो रीट एग्जाम हुई हैं उन सब के एग्जाम पैटर्न को अपन फॉलो करते हैं। आरबीसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली को यदि हम देखते हैं, वहां के पेपर सेटर की बारीकियों को यदि हम देखते हैं तो हमें आइडिया लगने लग जाता है कि साइकोलॉजी में ऐसे प्रश्न आएंगे। थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा और साथ ही 2-3 सवाल होंगे आप लोगों के, उनके भी मैं जवाब दूंगा। तो सबसे पहले मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो साइकोलॉजी को लेकर कर रहा हूं, सीडीपी को लेकर कर रहा हूं। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस प्रश्नों के लेवल का फर्क रहेगा कि वहां जो है वो 6 से 11 है, वो 11 से 14 वर्ष के बीच के ज्यादा प्रश्न आएंगे, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। यदि मैं आज तक जितने भी रीट के पेपर हुए हैं मैं उन सबका एनालिसिस करता हुआ एक संक्षिप्त में आपको बताऊं कि ये मान लीजिए आपका रीट का सिलेबस है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो बाल विकास का है। यानी बाल विकास वाली जो यूनिट है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बाल विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की संकल्पना। लगभग 1% यहां से आता है, हो सकता है 2% भी आ जाए। और विकास की जो अर्थ से रिलेवेंट चीजें वो ढंग से तैयार करके जाए। विकास के विभिन्न आयाम जिसके अंतर्गत अपन पहलू पढ़ते हैं, पहलुओं में भाषा और गामक विकास रीट में आता है केवल, और भाषा और गामक विकास पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। नैतिक विकास में कोहलर बर्क देख के जाएं। संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट में नॉर्मली प्रश्न आता नहीं है। आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका ये फिक्स होता है कि रीट में यहां से एक प्रश्न आता है, मतलब फिक्स है। वंशानुक्रम को इतने शानदार तरीके से पढ़ के जाओ, उसकी हर बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत बेसिक प्रश्न आते हैं। जैसे एक पिछली बार रेट में एक प्रश्न आया कि व्यक्तिगत भिन्नताएं स्वभावतः होती हैं, मतलब छोटा सा वर्ड। रीट एक ऐसा एग्जाम है जहां सीडीपी सबसे हार्ड आती है। मैं डरा नहीं रहा हूं लेकिन ये सच कह रहा हूं, सीडीपी सबसे अच्छी लेवल की आती है तो वो रीट के एग्जाम में आती है, जहां सूक्ष्म शब्दों पे प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक विकास जिसमें ब्रॉनफेन बैनर का और इरिगेशन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। तो परिवार और विद्यालय के संदर्भ में प्रभावित करने वाले कारक, तो स्पेशली परिवार और विद्यालय सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, मानसिक विकास को कैसे करता है, सामाजिक संवेगात्मक विकास को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ इस यूनिट को बहुत सीरियसली तैयार करें, बहुत ढंग से तैयार करें। सबसे अधिक मेहनत यदि किसी यूनिट पे आपको करनी है साइकोलॉजी में तो बाल विकास पे करें। विकास के जितने सिद्धांत हैं, वर्धी विकास में डिफरेंस क्या है, नैतिक विकास में कोहलर बर्ग पढ़ लें, जीन पियाजे ढंग से पढ़ के चले जाएं, ठीक है। आपको शैशव बाल्यावस्था, किशोर अवस्था लेवल फर्स्ट के हैं तो शैशव और बाल्यावस्था को ढंग से देख लें, ठीक है। वंशानुक्रम, वातावरण में वंशानुक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम का बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें क्रोमोसोम है, जिन्स है, वंशानुक्रम के नियम हैं, इन सब के ऊपर ढंग से चर्चा करें। और प्रकृति पोषण विवाद क्या है इसको पूरा पढ़ के जाएं। यहाँ सबसे बड़ा रोल है तो इस यूनिट का अच्छे से कवर करना है। फिर दूसरी यूनिट में व्यक्तिगत भिन्नताएं, अर्थ प्रकार व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो विशिष्ट बालक है वो वाली यूनिट है, लेकिन इसको पहले टॉपिक को डाल दिया है। यहाँ पे स्पेशली जो प्रश्न आता है वो एक प्रश्न आएगा इस बिंदु से, अर्थ के ऊपर प्रकार पर, प्रकार में जो अंत व्यक्तिगत और व्यक्तिगत अन्य जो विभिन्नताएं हैं, ठीक है ना, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, और व्यक्तिगत भिन्नताओं की जो सामान्य प्रकृति है, जैसे नॉर्मलिटी क्या होता है, विभेदन दर क्या होता है, सील गुणों में परस्पर संबंध क्या होता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम, वातावरण, वो एकदम सिंपल प्रश्न आता है, एक प्रश्न यहां से आता है। व्यक्तित्व का पूरा पैटर्न अपन देखें आज तक के रेट के आए हुए प्रश्न, तो व्यक्तित्व के अंतर्गत स्पेशली 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न जो आता है वो आता है मापन। मापन पे 100% प्रश्न है, और मापन पे प्रक्षेपी विधियां और व्यक्तित्व आविष्कारिका में एमएमपीआई, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, इनको ढंग से रिवाइज कर लीजिए। और मापन में 5 विधियां जरूर देखना, जो मैं नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में मैंने जिक्र करवाया कि ये 5 विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनमें ऐसे प्रश्न आते हैं, ये क्लास में मैंने जिक्र किया है।
संकल्पना प्रकार में टाइप अप्रोच के ऊपर, टाइप अप्रोच के अंतर्गत युंग के ऊपर भी प्रश्न आजकल आने लग गए हैं, एडलर, क्योंकि एनसीईआरटी आरबीएससी बोर्ड की जो साइकोलॉजी किताब है उस कंटेंट को अपन साथ जोड़ के चलते हैं। मैं क्लास में बहुत बार डिस्कशन करता हूं कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 11वीं 12वीं किताब में, एनसीईआरटी 11वीं 12वीं किताब में, उनको रिलेवेंट कर लो। तो युंग एडलर आजकल आ रहा है, सिगमंड फ्राइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, युंग एडलर सिगमंड फ्राइड, ठीक है। आपका इरिक इरिक्शन, आपका युंग का जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी प्रकार, आइजेंक का वर्गीकरण, आइजेंक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो पहला वर्गीकरण था आपका हिपोक्रेटस का, उसको देख लें, क्रेस्मर और सेल्डन देख लें। तो प्रकार में जो ये 4-5 नाम लिए मैंने, इसको देख लें, और मापन प्रक्षेपी विधि देख लें, और प्रभावित करने वाले कारकों में जैविक कारक कैसे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, थोड़ा सा रीड के अकॉर्डिंग स्पेशली आपको व्यक्तित्व को देखना है। बुद्धि संकल्पना सिद्धांत, तो इसका मापन, बुद्धि के अंतर्गत स्पेशली इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का जिक्र किया है। तो हार्वर्ड गार्डनर, स्टर्नबर्ग, 2 नंबर बता रहा हूं, हार्वर्ड गार्डनर 1 नंबर पे, स्टर्नबर्ग, थ्रस्टन, थॉर्नडाइक, इनका स्पेशली बुद्धि में योगदान, बुद्धि के चाहे सिद्धांत में इनका योगदान हो, ठीक है, चाहे प्रकार में योगदान हो, विशेषता में योगदान हो, थोड़ा सा इन 4 सिद्धांतों को बहुत ढंग से देखना है। स्टर्नबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, थ्रस्टन, थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड को भी देख के जाइए। बुद्धि के सूत्र पे लगातार बार बार प्रश्न आ रहा है, तो बुद्धि का सूत्र आप सबको पता है। मापन के अंतर्गत स्पेशली निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट को जो है वो स्पेशली, या कल्चर फ्री टेस्ट जो है, इनके ऊपर ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको हल्का सा देख लीजिएगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्लास में मैंने बहुत डिस्कशन किए, बट ये उन बच्चों के लिए जो कोर्स नहीं ले पाते हैं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। 30 यूनिट में विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, इसके अंतर्गत बहुत सारे बच्चे हैं। इसमें आप यदि रीट का पैटर्न देखते हैं तो रीट में स्पेशली जो प्रश्न आता है, एक तो मंद बुद्धि बालक, एक प्रतिभाशाली बालक, एक सृजनशील बालक। अमूमन आज तक जितने भी रीट के पेपर हुए हैं उनमें गॉड गिफ्ट बालक फिक्स पर्सन है, सृजनशील बालक लगभग फिक्स सा पर्सन है। अब इनके अलावा जैसे कभी मंद बुद्धि पे पूछ लेता है, पिछड़े पे अभी तक रेट में वैसे आया नहीं है। अलाभान्वित पे टोटल एक प्रतिकूल परिस्थिति वाले बच्चे एक प्रश्न आया है। और लर्निंग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में 2018 रेट में तो बहुत सारे प्रश्न आए थे। विकलांग बच्चों पे, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, विकलांगता अधिनियम क्या करता है, तो ऐसे प्रश्न बहुत आए थे 2018 में। उसके बाद बहुत कम प्रश्न पूछे गए। फिर भी दृष्टि और श्रवण बाधिता बच्चे क्या होते हैं, और दृष्टि बाधिता बच्चों के लिए अपने एजुकेशन में क्या कर सकते हैं। श्रवण बाधिता बच्चों में श्रवण की जो विकृति है उसको डेसिबल में मापा जाता है। इनके लिए सबसे बेस्ट कौन से दर्शात्मक उपकरण और संकेतात्मक विधि, जो ओष्ठवाचन विधि, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सब चीजें हल्की सी देखनी है। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, लर्निंग डिसेबिलिटी फिक्स पर्सन है ये बच्चे, और अधिगम की कठिनाइयां, ठीक है। प्रतिभाशाली फिक्स है, सृजनशील बालक फिक्स है, बाकी पिछड़े, विमंदित या अलाभान्वित या विशेष आवश्यकता वालों में से किसी पे एक प्रश्न आएगा। मतलब आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बट ये 2 ढंग से पढ़ जाएं, प्रतिभाशाली, सृजनशील बालक। और लर्निंग डिसेबिलिटी लगभग फिक्स है, और जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये 3 ढंग से समझ जाओ, और बहुत इजी सी चीजें आती हैं। सभी विशेषताएं कॉमन विशेषताएं, पर इन 3 की विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। फिर समायोजन की संकल्पना, तरीके समायोजन में अध्यापक की भूमिका। इस टॉपिक का बहुत सिंपल पैटर्न है। रीट की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो स्पेशली समायोजन रक्षा तंत्र, जिसमें प्राथमिक युक्तियां मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो तो सभी पढ़ के जानिए, उसमें आप मत सोचना। एक पर्सन जो आता है वो आता है कुसमायोजन को ले जाने वाले कारकों में कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व की भूमिका, कुंठा की भूमिका, ठीक है। ये दोनों बिंदु अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिएगा। इनसे कोई प्रश्न पूछ लेगा, या ऐसा कोई अप्लाइड प्रश्न पूछेगा कि एक बच्चा ऐसा व्यवहार करता है, एज ए टीचर आपकी उसकी समायोजन में क्या भूमिका रहेगी, ठीक है ना। कुसमायोजन का बच्चे का ऐसा लक्षण है, भौतिक लक्षण है या मनोविज्ञान लक्षण है, तो आपकी एज ए टीचर व्यवहार क्या रहेगा। तो एक अप्लाइड प्रश्न होता है, और इसका बहुत सिंपल आंसर मैंने क्लासरूम में बहुत बार डिस्कशन किया है, हमेशा एक आंसर देना, रेमिडियल, क्लिनिकल। फिर आता है अधिगम टॉपिक। अधिगम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यदि रीट का मैं पैटर्न की बात करूं तो अधिगम की प्रक्रिया पे बहुत प्रश्न आते हैं कि अधिगम की जो प्रकृति है ना, उसको ढंग से पढ़ लिख के जाइए। नंबर 2, अधिगम स्थानांतरण को देख के जाइए। नंबर 3, अब सिद्धांत तो बहुत सारे हो गए। अब सिद्धांतों में पावलो भी इंपॉर्टेंट, स्किनर भी इंपॉर्टेंट, अल्बर्ट बांडुरा भी इंपॉर्टेंट, सूज अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट, निर्मितवादी सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट, और वाइगोत्स्की भी इंपॉर्टेंट। तो वैसे तो देखो अधिगम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अमूमन जो रिट का पैटर्न रहा है वो है अधिगम की प्रकृति, विशेषताओं पे बहुत प्रश्न आए, ठीक है। रॉबर्ट गे ने अधिगम का प्रकार, आपका पावलोव स्किनर का पूर्ण बलन वाला प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ, पावलोव के सिद्धांत से रिलेवेंट कोई चीज पूछ सकता है। अल्बर्ट बांडुरा के जो सोपान है वो ढंग से देख लीजिए। निर्मितवादी जो
सिद्धांत है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होता है उसमें, एज ए टीचर भूमिका क्या होता है, बच्चे क्या भूमिका होती है, वो पूरा समझ के जाना सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु अधिगम में यदि कोई है तो निर्मितवादी सिद्धांत है। बाकी अधिगम पूरा पढ़ना चाहिए मेरे अनुसार। सिद्धांत व निहितार्थ हो गए। बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं जो मैंने बताया, प्रोसेस, अधिगम के सोपान, अधिगम की विशेषताएं, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में स्पेशली व्यक्तिगत कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अभिप्रेरणा वाला जो टॉपिक है, अभिप्रेरणा का फिक्स पर्सन है इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन। 99% प्रश्न आता है वो आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण आता है, या अभिप्रेरणा में अब्राहम मेस्लो का जो वर्गीकरण है, ठीक है ना, जन्मजात और जो आपके कृत्रिम प्रेरक हैं उनको अच्छे से थोड़ा सा देख लेना चाहिए। अभिप्रेरणा चक्कर के ऊपर कोई प्रश्न पूछ सकता है। 99% इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं फास्टली बता रहा हूँ क्योंकि और भी चीजें चर्चा करनी है आपके साथ। फिर जो अगली यूनिट आती है वो आती है पेडागोजी। देखिए पेडागोजी स्टार्ट होगी। अब तक 5 यूनिट थी, अब इन्होंने लास्ट में इस 5 यूनिट के बाद में 2 बिंदु और जोड़ दिए हैं। तो अब इनका क्या रोल रहेगा उसकी भी मैं चर्चा करता हूं, देखिएगा। टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पूरे टॉपिक का पैटर्न फॉलो कीजिएगा। शिक्षण के प्रकार, स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर, चिंतन स्तर। माइक्रो टीचिंग के बारे में कोई बेसिक प्रश्न पूछ सकता है। स्पेशली इसमें जो प्रश्न आता है वो ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्लास में मैंने बहुत डिस्कशन किया बच्चों के साथ, सबको पता है। एनसीएफ 2005 पे एक पर्सन फिक्स है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे एक एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में एज ए टीचर और स्पेशली दूसरा जो अध्याय है 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, टीचर की भूमिका और अधिगम प्रक्रिया के बारे में भूमिका और मूल्यांकन संबंधी सुझाव, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। नॉर्मल प्रश्न आता है, वैसे एनसीएफ 2005 में दिक्कत आती नहीं है, तो एक प्रश्न यहां से आता है, बट इसका बेसिक जो मैंने कोर्स में भी करवाया और वैसे मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखा उसको देख लीजिएगा। आकलन, मापन और मूल्यांकन, बहुत बड़ा नाम दे रखा है, बट आकलन पे नॉर्मली रिट में प्रश्न आता नहीं है, बट फिर भी आकलन के जो प्रकार हैं, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। मूल्यांकन के अंतर्गत जो प्रश्न आता है वो मूल्यांकन के उद्देश्य या प्रकृति के ऊपर प्रश्न पूछ सकता है। मूल्यांकन के प्रकार और मूल्यांकन की या उपलब्धि परीक्षण की जो विशेषताएं, स्पेशली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फिक्स होता है यहां से। एक अच्छा मूल्यांकन, एक अच्छा प्रश्न पत्र, एक उपलब्धि परीक्षण की विशेषता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वेदता, व्यापकता, विभेदकारिता। ये 5 बिंदुआं समझ के जाना ही पर्सन फिक्स आएगा यहां से, बस समझ में आना चाहिए, बहुत इजी पार्ट है। और ये आपके मेथड्स में भी उतना ही उपयोगी टॉपिक है। साइकोलॉजी को ढंग से पढ़ लेते हो तो मेथड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। सीसी और उपलब्धि परीक्षण के ऊपर पर्सन पूछ सकता है और पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि सीसी और उपलब्धि परीक्षण आपके मेथड में भी आएंगे, तो इनको भी ढंग से देख लीजिए। एक बार साइकोलॉजी में मेहनत ढंग से कर लेते हो ना, जिंदगी भर आपने रीट का साइकोलॉजी ढंग से पढ़ लिया ना, आपकी 3rd ग्रेड की तैयारी होगी, आपकी 2nd ग्रेड की तैयारी होगी, आपकी लगभग की तैयारी होगी। अच्छे से इस पे मेहनत कर लो, फिर टेंशन नहीं रहेगी। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। आउटकम्स ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रतिफल। इसमें पर्सन सिलेबस में जरूर डाल रखा है, बट पर्सन आता नहीं, और सीखने के प्रतिफल 2 मिनट का बिंदु होता है कि आपको मैंने सिखाया और सीखने के बाद बच्चे के व्यवहार में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक कौन से परिवर्तन आते हैं। तो बड़ा अप्लाइड सा प्रश्न आता है, तो इस पर ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मूल्यांकन के जो प्रकार हैं, स्पेशली जो नए प्रकार हैं, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, इनको ढंग से पढ़ लीजिएगा। मानदंड संदर्भ मूल्यांकन और ये मानक संदर्भित परीक्षण, इन दोनों को अंतर समझ लीजिएगा। अचीवमेंट टेस्ट के प्रकार, अचीवमेंट टेस्ट की एक अच्छी विशेषता है, इसके निर्माण के पद देख लीजिएगा। और विश्वसनीयता, व्यस्त, ये जो 4-5 बिंदु मैंने बोले इनको ढंग से। बाकी मैं ये सब फ्री टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवाऊंगा आपको, और उस टेस्ट सीरीज में ऐसे प्रश्न ही आएंगे जहां से वास्तव में प्रश्न आता है, और मैं उसका वीडियो सोल्यूशन भी करवाऊंगा। जिन बच्चों को लगता है कि सर हम रेट का कोर्स नहीं ले पाए, सर हम ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए वो हेल्प हो जाएगी एक प्रकार से। रेट से पहले लगभग चीजें मैं उसमें समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी हेल्प हो जाए अच्छी से। एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, बहुत इजी सा टॉपिक है, मात्र 20 मिनट में पढ़ के जाओगे और 1% सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान याद रखने, क्रियात्मक अनुसंधान में का जो स्कोप है वो याद रखना है। आरटी 2009 में टीचर की भूमिका स्पेशली सिलेबस में डाल रखा है, तो 90% प्रश्न आज तक रेट में आए वो रोल ऑफ टीचर आए धारा 24 के अकॉर्डिंग। बट फिर भी कोई जरूरी नहीं है, कोई भी धारा पे प्रश्न पूछ सकता है। और अभी जो धारा 16 में जो चेंज हुआ है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नई वाली जो किताब आई है उसमें तो मैंने चेंज करवा दिया था, समग्र मनोविज्ञान प्लस जो रिट वाली अपनी किताब आती है, उन दोनों में। बट हो सकता है पुरानी वाली किताब में नहीं हो, तो मैं इस पर पर्सन डालूंगा, तो मैं यूट्यूब पे चर्चा कर लूंगा इसको लेकर। आरटी 2009 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेडागोजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आरटी 2009 है, और ये बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए, बहुत ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। मैं इसको यूट्यूब पे मैंने पहले भी करवा रखा है, मैं दोबारा इसको नए सिरे से करवा दूंगा।
फिर एनईपी 2020। एनईपी 2020 पहली बार रिट में जोड़ी गई है, यद्यपि इससे पहले ईएमआरएस वगैरह में सब में आती है, और एनईपी 2020 में मैंने किताब में डाल रखी है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एनईपी 2020 एक नया विजन देता है कि हमारे एजुकेशन में क्या बदलाव आएंगे। इसको मैं दोबारा से यूट्यूब पे अच्छे से करवा दूंगा। इसके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, इनके जो अध्याय डाले हैं याद रखना, इस पे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैं करवा दूंगा। एनईपी 2020 का आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, और जहां से मैं बताऊंगा आपको वहीं से प्रश्न आ जाएगा एनईपी 2020 पे। चाहे इस पे एक प्रश्न आए, चाहे दो आए, चाहे तीन प्रश्न आए, आपके सभी सही हो जाएंगे। बस मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि कैसे आपको फॉलो करना है, कहां से क्या प्रश्न आता है, किन बिंदुओं को आपको देखना। टेंशन मत लेना, विश्वास रखना। यदि सही तरीके से चल रहे हो ना, तो रेट 80% अंकों के साथ आपकी हो जाएगी। थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनना, घबरा जाओगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएगी कि सर रिट कैसे होगी, एक महीना बचा है। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा पाठ्यक्रम का एनालिसिस कीजिए जैसे मैंने किया है, और दिमाग में कि इन इन चीजों को पढ़ना और ऐसे पढ़ना है, ये तरीके ईजाद कर लो, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो एनईपी 2020 के जो ये अध्याय हैं आपके, इन सभी भी मैं डिस्कशन कर लूंगा आपको, और इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा। आज तक जितने प्रश्न आए हैं वो सब मैं आपको करवा दूंगा। अंतिम टॉपिक जो जोड़ा है इसमें, राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना। समसामयिक का मतलब होता है फिलहाल जो योजनाएं चल रही हैं। कुछ योजनाएं सरकारें आती हैं बंद कर देती हैं, नहीं, वो योजनाएं जो अभी चल रही हैं, चाहे वो दूध योजना है, चाहे गार्गी पुरस्कार है, चाहे और बहुत सारे पुरस्कार योजनाएं हैं, ठीक है ना। स्पेशली जो ऑनलाइन एजुकेशन संबंधी कोई योजना हो जो फिलहाल चल रही हो, और वर्तमान सरकार ने भी उसको चलाया, वर्तमान सरकार ने उसका कोई नया नाम चेंज कर दिया है, उससे जुड़ा हुआ एक समसामयिक प्रश्न, एक या दो प्रश्न यहां से आ सकता है। इसके ऊपर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा दूंगा, बट ये करंट का टॉपिक इन्होंने जोड़ा है, और स्पेशली वर्तमान बीजेपी सरकार की कोई योजना होगी ना, उससे रिलेवेंट प्रश्न यहां से पूछेगा। बट अपन इस पर डिस्कशन कर लेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। और नई वाली किताब में इसको भी हमने जोड़ दिया था, और इसके मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल धीरे सिंह धाबाई ऑफिशियल DH5AV पे शेयर कर दूंगा। इस चैनल को आप जरूर याद रखिएगा, हर इंफॉर्मेशन हमारी इसी पे आती है, DH5AV, ठीक है ना, धीरे सिंह धाबाई ऑफिशियल, जिसपे 1,84,000 के आसपास है। तो उस पर मैं डाल दूंगा इसको लेकर। और कहीं भी तनाव मत लीजिएगा साइकोलॉजी को, सीडीपी को लेकर कि सर क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मैंने लगभग चीजें आपको यहां से बता दी हैं। एनईपी 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस बार रेट का, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा। इस पे अपन डिस्कशन भी मैं अच्छे से कर लूंगा। अब दूसरा जो सवाल है आप लोगों का, ये तो चलो साइकोलॉजी में क्या और कैसे पढ़ें इसको लेकर मेरा डिस्कशन हो गया। इसके लेकर एक फ्री टेस्ट सीरीज में जारी कर रहा हूं। कल संभवतः इसका पहला टेस्ट होगा, पहली यूनिट का बाल विकास का। आप बाल विकास जो टॉपिक है वो अपने वाली, जो जिनके पास भी अवनी वाली किताब है वो पढ़ लीजिए। मैं जो टेस्ट लूंगा उसमें जो प्रश्न आएंगे वो एनसीईआरटी का बाल विकास, अपनी वैसे अपनी किताब में मैंने पूरी एनसीईआरटी डाल रखी है, तो आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी को जोड़ते हुए साइकोलॉजी को, अपनी वाली किताब का चैप्टर आप जो है वो पढ़ लीजिए। कल आपका टेस्ट होगा, उसको अवनी एजुकेशन ऐप पे आप दीजिए, ठीक है। उसका चार्ज वैसे फ्री रखा हमने, बट वो 1 रुपया इसलिए रखना पड़ता है, क्या 2 रुपए की वो ऐप का जो है वो प्लेटफॉर्म चार्ज होता है, तो वो देना पड़ता है, ठीक है ना, वो फ्री उसमें होता नहीं है, तो वो 1 या 2 रुपये होगा। तो आप उसको दीजिए इस टेस्ट को। मैं यूट्यूब पे फिर उसको कंप्लीटली समझा दूंगा कि ऐसे प्रश्न का आंसर है, यहाँ आप गलती करते हो, ये भाषा में चेंज आता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। वो एक एक चीज पे मैं डिस्कशन करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा, और आपकी लगभग चीजें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, निश्चित रूप से मान सकता हूँ। आप बहुत खुद अच्छा फील करेंगे, सर मजा आ रहा है साइकोलॉजी को पढ़ने में। तो कल पहला टेस्ट होगा बाल विकास का, सैटरडे और वेनेसडे। शनिवार और बुधवार का मेरा फिलहाल प्रयास है, लेकिन कुछ व्यस्तताएं ऐसी होती हैं, मान लीजिए शनिवार बुधवार को मैं यूट्यूब पे नहीं आ पाया, उस टेस्ट का सोल्यूशन नहीं करवा पाया, तो वो नेक्स्ट अगले डे करवा दूंगा। बट करवा दूंगा जिससे कि आपकी पूरी मनोविज्ञान एक बार रिपीट हो जाए, रिवीजन हो जाए, आपको चीजें समझ में आ जाए। तो शनिवार को कल पहला टेस्ट होगा बाल विकास का, ये फ्री है। ऐसी हम टीचिंग मेथड की PYQ बेस्ड एक टेस्ट सीरीज जारी कर रहे हैं, 5 रुपए उसका चार्जेस रखेंगे। उसमें जितने भी टीचिंग मेथड के आए हुए प्रश्न हैं, जहां मुझे लगता है कि ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो सकता है, ऐसे प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम उसके माध्यम से करवाएंगे। वो अवनी एजुकेशन ऐप पे आप दे सकते हैं, टीचिंग मेथड की भी PYQ बेस्ड टेस्ट सीरीज। एक तो हमारी कंप्लीट टेस्ट सीरीज चल रही है, एक PYQ बेस्ड फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसमें आप टीचिंग मेथड के भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन उसमें हो जाएगा। तो ये 2 टेस्ट सीरीज हमारे हैं, ठीक है। तीसरी जो चीज इंपॉर्टेंट, बड़ा प्रश्न आप लोगों की तरफ से आ रहा था कि सर मान लीजिए कि ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका जवाब दे रहा हूं, ये बहुत सारे बच्चों की 3-4 दिन में क्यूरी आई है कि मेरा रिट 2022 का सर्टिफिकेट मैंने रिट कर लिया,
अब आपका मान लीजिए रीट आपने कर रखा है, रीट आपने कर लिया, ठीक है। आपके कितने भी नंबर हैं, जितने भी हैं, ठीक है ना, जितने भी नंबर हैं आपके रीट में, कि रीट 2022 में मान लीजिए मेरे 110 नंबर हैं, और मैं रीट 2024 यानी 2024-25 यानी 25 वाली मैं 27 फरवरी का एग्जाम देता हूं, और इस रीट में मेरे यदि नंबर 105 आते हैं, तो कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा? ये मान लीजिए मैं फेल हो जाता हूं, तो क्या मेरा ये सर्टिफिकेट भी फेल माना जाएगा? ये आपको मैं क्लियर बता देता हूं। ऐसा बोर्ड की तरफ से यद्यपि ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी आपको बता दूं कि जिस भर्ती परीक्षा में, पात्रता परीक्षा में, जिसमें आपके ज्यादा नंबर आते हैं, मान लीजिए आपके रीट 2022 में 120 नंबर हैं और यहां आपके 80 नंबर आते हैं, तो क्या आप रीट फेल हो जाओगे? नहीं, आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, याद रखिएगा। ये सर्टिफिकेट क्या रहेगा? जो भी आपके ज्यादा हैं, ये आप अंक सुधार के लिए दोबारा से रीट दे रहे हैं, आपके अंक बढ़ते हैं, तो आपके मान लीजिए यहां 125 नंबर आ गए, तो आप इसको आपको दिखाना है, ना कि इसको दिखाना है। तो कहीं भी कंफ्यूज आपको पालने की आवश्यकता नहीं है कि सर मैं दोबारा रीट दे रहा हूं और यदि मैं फेल हो गया तो क्या मैं बाहर हो जाऊंगा? नहीं बाहर होंगे। आपका पहले वाला सर्टिफिकेट आजीवन वैलिड है। वही नेट वाली चीज है, आपने नेट दे लिया, ठीक है, और मेरा नेट हो गया, तो दूसरी बार जब मैंने नेट दिया तो मैं फेल हो गया, तो क्या मेरा पहले वाला सर्टिफिकेट फेल माना जाएगा? नहीं, वो आजीवन वैलिड है, वो वैलिड रहेगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, इसको लेकर कहीं भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने रीट का फॉर्म दोबारा भर दिया है और यदि आप दे रहे हैं, यदि आप फेल भी हो जाते हैं, तो आपका पहले वाला रीट का सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। इस चीज को लेकर कहीं भी तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने अपने नॉलेज से कही है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात एकदम सही है। आपको कहीं भी किसी भी रूप में इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई और सवाल आपका हो तो बता दीजिए। सिलेबस का पूरा डिस्कशन कर लिया है, कहाँ से क्या क्या प्रश्न पुटअप होते हैं, प्लस 3 टेस्ट सीरीज रहेगी रीट की साइकोलॉजी की, उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन डाले जाएंगे जो हुबहू रीट पैटर्न पे आएंगे। आपको भाषा का थोड़ा सा मजा आएगा। मैं वीडियो यूट्यूब पे सॉल्यूशन करवा दूंगा। टीचिंग मेथड को लेकर भी हमारा एक ऐसा ही प्लान है, ठीक है ना। टीचिंग मेथड के जैसे मान लीजिए हमारी हिंदी की टेस्ट ये बुक आती है, तो ये बुक आप ले लीजिएगा हिंदी के लिए, ठीक है। इसी के आधार पे हम एक टेस्ट सीरीज PYQ बेस चालू कर देंगे। इस मेथड से मटेरियल से पूरा आ जाएगा, या आपके पास जो भी मेथड की बुक है उससे पढ़ लीजिएगा। बस हमारा उद्देश्य रहेगा कि PYQ जो है, जो इंपॉर्टेंट PYQ है मेथड्स के, वो सब आपके पास आ जाएं, आपके पास एक अच्छा संकलन हो जाए, क्योंकि मेथड का रेट में बहुत बड़ा रोल है। तो और कोई सवाल हो तो बताएं। रीट कोर्स में न्यू टॉपिक ऐड किए हैं, वो टॉपिक कोर्स में ऐड करो। हाँ, वो अभी मैंने करवाए नहीं है। जयपुर वाले बैच में जैसे जैसे टॉपिक होंगे वो ऐड हो जाएंगे। लगभग साइकोलॉजी तो लगभग पूरी हो गई रीट में, जयपुर वाले बैच में तो वो पूरी डाल दी गई है ग्रेड सेकंड और रीट के कोर्स में। केवल पेडागोजी में NCF 2005 क्रियात्मक अनुसंधान और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मैंने डाले हैं। NEP 2020, RT 2009, और ये जो 2-3 टॉपिक हैं ये मैं करवा दूंगा अगले वीक तक, तो ये डाल दिए जाएंगे। और डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। तो जयपुर वाला बैच में जो मैंने करवाया, बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, तो वो हो जाएंगे, डल जाएंगे। मैंने रीट वाली बुक 70 बार पढ़ ली है, 2022 सेम पढ़े हैं आप। झुंझुनू से, हानि से, झुंझुनू से। स्कूल मैनेजमेंट की बुक आज फाइनल हो गई है, कल प्रेस में जाएगी। तो मंडे या ट्यूसडे 14 या 15 तारीख को आप मार्केट में चले जाइएगा। बहुत बेहतरीन किताब है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मार्केट में सबसे बेहतरीन कंटेंट वाली किताब है स्कूल मैनेजमेंट। आ जाएगी 15 को। हिंदी की बुक, हिंदी की बुक सब जगह मिल जाएगी। मेथड इसकी पतली सी बुकलेट है, बहुत अच्छा मेथड है। अभी सेकंड ग्रेड में भी सभी प्रश्न आ गए थे इसमें से। पिछली बार जब करी थी तो पात्रता थी BSTC क्या। देखो वैसे तो आप पीरियड फाइनल ईयर में थे तब तो वैलिड रहेगी, और मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में थे तो आप दोबारा दे लो, टेंशन मत लो, दोबारा दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो वैलिड रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है। सर आपकी बुक बहुत कठिन है बेटा, पेपर भी बहुत कठिन आता है साइकोलॉजी का। इजी पेपर नहीं आता। अभी ग्रेड सेकंड का पेपर देखा आपने साइकोलॉजी का कैसे आया है? पसीने छूट गए लोगों के। जो आप, जिन किताबों को आप सरल मानते हो ना, उनमें से 12 से अधिक प्रश्न ही नहीं आए, 10 या 12 से अधिक प्रश्न नहीं आए 20 में से। अपनी किताब में से पूरे प्रश्न आए। तो पेपर ही जब लेवल ही कठिन आने लग गया, तो किताबें तो थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगे ना। मैं आपको कहावतें सुना दूं, इजी सी भाषा में किताब दे दूं, वो पॉसिबल नहीं है। कंटेंट आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए नया कंटेंट पढ़ोगे तो आपको कठिन लगेगा। और ये किताब जो है ना, वो एक प्रकार से ये मान के चलो कि साइकोलॉजी का सार है ये। पेपर हार्ड आ रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट के पेपर संस्कृत से बाकी कैसे पेपर आए हैं? अपनी किताब से एक भी प्रश्न बाहर नहीं है।
तो रीजन ये है कि पेपर का लेवल आ रहा है, तो वहां आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ये कठिन वाला वर्ड क्या है कि कॉमन वर्ड यूज करने लग गए लोग। साइकोलॉजी आपने बहुत इजी रूप में छोटी पढ़ ली, तो अब आपको लगता है "अरे इतना कंटेंट पढ़ें, कैसे पढ़ें"। अरे प्रश्नों को समझने का तरीका समझो, आप उस कंटेंट में भी आप चूज करो कि कैसे, से मैंने भी बताया कि यहाँ से ऐसे पढ़ना है, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और यूं घबराओगे और लोगों की बातों पे विश्वास करोगे, तो वही सेकंड ग्रेड में जिनकी किताबें बहुत सरल थी, उनमें से 10 से अधिक प्रश्न आए ही नहीं, तो क्या बनता है। फर्स्ट ग्रेड वाले अपीयरिंग वाले क्या करें, मेरे अनुसार तो फर्स्ट ग्रेड अपीयरिंग वालों को रीट या ग्रेड थर्ड की ओर मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट ग्रेड अपीयरिंग वाले मेरे अकॉर्डिंग निश्चित रूप से उनको ग्रेड फर्स्ट की जगह सेकंड ग्रेड या रीट या ग्रेड थर्ड की तरफ जुड़ जाना चाहिए, या डी ट्रिपल एस बी की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है उसकी तैयारी कर लो, क्योंकि योग्यता नहीं है तो फालतू में क्या मतलब है उलझने से। मेंस के लिए बुक साइकोलॉजी की अभी तैयार हो रही है, क्योंकि शैक्षिक परिदृश्य अपडेट होता है, तो शैक्षिक परिदृश्य के साथ आएगी, तो शैक्षिक परिदृश्य को हम थोड़ा नए तरीके से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें चेंज होता रहता है, समसामयिक होता है। तो इसलिए भी किताब नहीं निकाली हमने। समग्र मनोविज्ञान आपके पास है तो वो पढ़ते रहे। एनईपी 2020 पढ़ा दूंगा मैं। सामाजिक अध्ययन की जानकारी, सामाजिक अध्ययन में राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ लो, और टीचिंग मेथड में अपनी अवनी की किताब आती है, देख लीजिएगा। एसएस टीचिंग मेथड की अच्छी किताब है, इस बार भी सेकंड ग्रेड में अच्छी आई, तो ये देख लीजिएगा, अच्छी मेहनत की है, मैंने खुद तैयार किया है इसको। मेरे 15 सही हो रहे हैं बेटा, 15 सही हो रहे हैं तो कम हो रहे हैं, आप ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो। और कुछ हो तो बताओ। बाकी मैं आपसे मिलूंगा, वीक में 2 दिन मिलूंगा, तो काफ़ी चर्चाएं हम कर लेंगे, आपको मज़ा भी बहुत आएगा साइकोलॉजी में पढ़ने में। तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। कल संभवतः अपन मिलते हैं यूट्यूब पे बाल विकास टॉपिक की इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, जहां से प्रश्न बनते हैं, उठाए जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज आप मॉर्निंग में, आप शाम को दे लीजिएगा, 7 बजे 8 बजे हम टेस्ट डाल देंगे अवनी एजुकेशन ऐप के ऊपर, और वो टेस्ट आप वहां दे सकते हो, और यूट्यूब पे सॉल्यूशन फिर मैं करवा दूंगा। तो टेस्ट दोगे तो आपको अपना पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, क्या पर्सन कैसे आ रहे हैं। पर्सन हार्ड बनाने का मतलब नहीं है, बट रीट वाला जो पैटर्न है उस पर वो पर्सन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।